हेलो दोस्तों, कैसे हो? एकदम सही जगह पे आए हो। आज हम लोग करने वाले हैं डीएसएसबी के प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। और दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर में क्या सॉल्व करेंगे? तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे सामान्य ज्ञान मतलब कि जीके वाला सेक्शन दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं। तो दोस्तों टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों क्लास स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट मुझे नहीं जानते हैं या फिर दोस्तों आज पहली बार आए हैं, उनको मैं बता देता हूँ कि मेरा नाम है सौरभ और दोस्तों मैं आप लोगों को करा रहा हूँ टीचिंग से रिलेटेड सभी प्रकार के प्रीवियस ईयर पेपर एंड करंट ईयर पेपर। तो दोस्तों आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अगर दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगे तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग लाइक भी कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा है ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये रीफ इन चार देशों में से किस देश के तट पर स्थित है। तो दोस्तों याद रखना ये स्थित है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, क्वींसलैंड। कहाँ पर? क्वींसलैंड। क्वींस लैंड ऑस्ट्रेलिया। क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट के समांतर स्थित है। मतलब कि कौन सा देश हुआ? ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है। अब दोस्तों चेक करो कि ये देश किस ऑप्शन में दे रखा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है ऑस्ट्रेलिया। क्या लिखा है? ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है। तो दोस्तों याद रखोगे कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगर दोस्तों यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ना लिखा होता, अगर क्वींसलैंड लिखा होता तो हमारा आंसर क्या बन जाता? क्वींसलैंड हमारा करेक्ट आंसर बन जाता। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा है? तट पूछा है, मतलब कि देश का तट पूछा है। तो देश मतलब कि कंट्री का नाम ही हमें बताना था। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है? हमारा सही आंसर है। समझ में आ गया? अब दोस्तों मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे? मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों मोस्टली जो आंसर निकल के आता है स्टूडेंट्स का वो निकल के आता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लेकिन दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या है? गलत आंसर है इस क्वेश्चन का। सही आंसर क्या है? तो दोस्तों सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या सही आंसर है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। मतलब कि ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1946 में भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। और दोस्तों क्या डेट थी? तो दोस्तों याद रखना 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। और दोस्तों इनका कार्यकाल खत्म कब हुआ था? तो दोस्तों वो डेट है 26 नवंबर, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, 26 नवंबर 1949 को इनका कार्यकाल खत्म हो गया था। मतलब कि इन्होंने हस्ताक्षर करने के बाद इस्तीफा दे दिया था। कब दे दिया था? 26 नवंबर 1949 को संविधान के अंतिम प्रारूप पर हस्ताक्षर करने के बाद इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था। याद रखोगे। अगर दोस्तों डेट आ जाए कि कब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, तब दोस्तों हमारा आंसर बनेगा 9 दिसंबर 1946। और कब इन्होंने मतलब कि इस्तीफा दे दिया था? 26 नवंबर 1949 को इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ये वो डेट हमारी क्लियर है। याद रखोगे। आई होप इन सभी बातों को आप लोग याद रखोगे। क्लियर है। अच्छा, अब दोस्तों इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। अगर दोस्तों आपको समझ में आ रहा है और मेरी बातें आप तक पहुंच रही हैं तो दोस्तों आप लोग क्या करोगे? आप लोग दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलोगे। क्या करोगे? सब्सक्राइब जरूर करोगे। और अगर दोस्तों आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों आपको जाना पड़ेगा टेलीग्राम पर। वहां पर आपको सर्च करना है सौरभ आइकॉनिक क्लासेस। क्या लिखोगे? सौरभ आइकॉनिक क्लासेस आप लोग वहां पे सर्च करोगे
तो दोस्तों आपको मिल जाएगा मेरा ग्रुप, उस ग्रुप को आप लोग जॉइन कर लेना और वहाँ पर दोस्तों इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। क्लियर है? अच्छा, अब दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्या लिखा है इसमें? इसको थोड़ा ज़ूम कर देता हूँ मैं। पढ़ो और बताओ इसका आंसर क्या होगा? क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी? मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि ये जो लिखा है प्रयाग प्रशस्ति, इसकी रचना किसने की थी? तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रशस्ति का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों प्रशस्ति एक संस्कृत का शब्द है और दोस्तों इसका मतलब होता है प्रशंसा। क्या मतलब होता है? प्रशंसा। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं प्रशंसा। क्लियर है? और दोस्तों इसकी रचना किसने की थी? तो दोस्तों इसकी रचना की थी हरिशेठ ने। किसने की थी? हरिशेठ। यहाँ पे लिख देता हूँ और ऑप्शन में भी लिखा होगा। अब चेक करो किस ऑप्शन में ये नाम दे रखा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड में लिखा है हरिशेठ। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है? अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्या लिखा है इसमें? एक सेकंड इसको ज़ूम कर देता हूँ। इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन-सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है? मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि भारत के पूर्वी तट पर, कहाँ पर? पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील कौन-सी है? तो दोस्तों उस झील का नाम है चिल्का झील। क्या नाम है? चिल्का। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं चिल्का 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 झील। अब दोस्तों चेक करो किस ऑप्शन में ये दे रखा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड में लिखा है चिल्का झील। अच्छा, अब दोस्तों ये जो झील है ये कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों याद रखना दया नदी कहाँ पर? दया नदी दया नदी के मुहाने पर स्थित है, जो बंगाल की खाड़ी में बहती है। कहाँ बहती है? बंगाल की खाड़ी में बहती है, वहाँ पर ये नदी स्थित है। मैंने क्या बोला? ये जो न झील है, ये दया नदी के मुहाने पर स्थित है, जो बंगाल की खाड़ी में बहती है। क्लियर है? अगर दोस्तों एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए कि चिल्का झील किस नदी के मुहाने पर है? तो दया नदी के मुहाने पर है और ये कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में ये नदी बहती है। क्लियर है? याद रखोगे? और दोस्तों ये भी याद रखोगे कि चिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी तटीय लैगून है। मैंने क्या बोला? मैंने बोला है कि जो चिल्का झील है वो एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ठीक है? और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील है। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, अब दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? तो दोस्तों याद रखना श्वेत प्रकाश जो है वो बना होता है 7 रंगों से। कितने रंगों से? 7 रंगों से बना होता है। कौन-कौन से रंग होते हैं? रेड होता है, ठीक है? ब्लू होता है ब्लू होता है, ऑरेंज होता है ऑरेंज होता है, येलो होता है, ठीक है? येलो हो गया, ग्रीन होता है ग्रीन होता है, इसके बाद इंडिगो होता है, इंडिगो। अच्छा गिनो कितने हो गए? कितने हो गए देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वाँ, छठा, एक और होता है, कौन-सा होता है? वॉयलेट, एक हो जाएगा वॉयलेट। तो कितने हो गए? 7 कलर हो गए। 7 कलर से श्वेत प्रकाश मिलकर बना होता है, क्लियर है? अब चेक करो किस ऑप्शन में दे रखा है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है 7। क्या लिखा है? 7। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्या लिखा है इसमें? एक सेकंड ज़ूम करता हूँ थोड़ा-सा। हाँ, अब रीड करो बताओ इसका क्या आंसर बनेगा? तो दोस्तों इसमें लिखा है निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है? मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि वो कौन-सा संकीर्ण चैनल है जिसके द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है। तो दोस्तों याद रखना उस चैनल का नाम है पाक जलडमरू मध्य। क्या नाम है? पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी के द्वारा ये अलग होता है, ठीक है? यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है देखो पाक एक सेकंड यहाँ पे लिखा है पाक
और दोस्तों यहाँ पे लिखा है जलडमरू मध्य। तो आंसर क्या हो जाएगा? पाक जलडमरू और मन्नार की खाड़ी के द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है। क्लियर है? याद रखोगे? तो दोस्तों लास्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है? अब दोस्तों आप लोग अगर ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखोगे, तो यहाँ पे भी लिखा है, क्या लिखा है? जलडमरू मध्य। क्या लिखा है? जलडमरू मध्य। और दोस्तों यहाँ पर भी लिखा है देखो जलडमरू मध्य। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर ये है कि इसके आगे लिखा है मकासर और दोस्तों इसके आगे लिखा है पाक। क्या लिखा है? पाक। तो आंसर सही कौन-सा हो जाएगा? पाक वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? अब दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ये कह रहा है कि जो अंगूर की खेती की जाती है और उसकी कटाई की जाती है, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों उसे जाना जाता है विटीकल्चर के नाम से। किस नाम से? विटीकल्चर के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है? याद रखोगे? अच्छा, अब दोस्तों आप लोग देखोगे तो सेकंड ऑप्शन में लिखा है सेरीकल्चर। क्या लिखा है? सेरीकल्चर। तो दोस्तों सेरीकल्चर में क्या होता है? इसके अंदर दोस्तों इल्लियों को पालने के माध्यम से कच्चे रेशम का उत्पादन किया जाता है। किसका उत्पादन? कच्चे रेशम का उत्पादन किया जाता है, ठीक है? कच्चे रेशम का उत्पादन किया जाता है, उसे बोलते हैं सेरीकल्चर बोलते हैं। क्लियर है? अच्छा, अब दोस्तों थर्ड ऑप्शन में लिखा है हॉर्टिकल्चर। क्या लिखा है? हॉर्टिकल्चर। तो दोस्तों इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर फल और सब्जियों की उगाई की जाती है। किसकी उगाई की जाती है? फल और सब्जियों की जो उपज की जाती है, उसे बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। क्लियर है? याद रखोगे? अच्छा, अब दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे और दोस्तों इसका आंसर क्या बना है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर बना है। ठीक है? तो दोस्तों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन-सा है? मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि जो भारत में जनगणना की जाती है, उसके लिए सर्वोच्च पद कौन-सा है? मतलब कि हाईएस्ट पोस्ट कौन-सी है? तो दोस्तों वो है रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त। ये क्या है? ये दोस्तों सबसे सर्वोच्च पद है। किसके अकॉर्डिंग? जनगणना संगठन के अकॉर्डिंग, ठीक है? अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? अंग्रेजी में बोलेंगे रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर इंडिया बोलते हैं इसको। क्लियर है? याद रखोगे सबसे हाईएस्ट पोस्ट कौन-सी है? ऑप्शन नंबर 4 वाली है। क्लियर है? याद रखोगे? अच्छा, अब दोस्तों आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि भारत में सबसे पहले जनगणना कब की गई थी? तो दोस्तों याद रखना भारत में सबसे पहले जनगणना की गई थी 1872 में। कब की गई थी? 1872 में भारत की पहली जनगणना हुई थी, ठीक है? ये डेट भी आप लोग याद रखोगे। कभी-कभी दोस्तों एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि भारत में सबसे पहले जनगणना कब की गई थी? कब की गई थी? 1872 में की गई थी। क्लियर है? याद रखोगे? अच्छा, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है वर्ल्ड बुक डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डे एवरी ईयर। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि वर्ल्ड बुक डे कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है 23 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को दोस्तों विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। मतलब कि ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है? करेक्ट आंसर है। आसान सा क्वेश्चन था। अच्छा, अब बताओ दोस्तों इसका आंसर क्या बनेगा? तो दोस्तों क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है एक सेकंड, इसमें लिखा है द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन डब्ल्यूएचओ इज़ लोकेटेड एट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो दोस्तों इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। कहाँ पर है? जिनेवा। और जिनेवा कहाँ पर है? स्विट्ज़रलैंड में। कहाँ पर है? स्विट्ज़रलैंड। अब चेक करो किस ऑप्शन में है? तो दोस्तों लास्ट ऑप्शन में लिखा है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड। तो दोस्तों लास्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है? अब दोस्तों क्वेश्चन अगर ये पूछ लिया जाए कि डब्ल्यूएचओ की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों याद रखोगे 7 अप्रैल कब की गई थी? 7 अप्रैल 1948 को डब्ल्यूएचओ की स्थापना की गई थी, ठीक है? याद रखोगे 7 अप्रैल 1948।
आई होप आप लोग ये बातें याद रखोगे। अच्छा, अब दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज़ इनकरेक्ट फॉर जीएसटी। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि इन 4 ऑप्शंस में से जीएसटी के अकॉर्डिंग कौन-सा गलत है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है कि जीएसटी इज़ अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का मतलब है कि जिस वस्तु पर टैक्स लगाया जा रहा है, उस वस्तु का उपभोग कहाँ पर किया जा रहा है। उपभोग का मतलब है कि उस वस्तु का यूज़ कहाँ पर किया जा रहा है। नहीं समझ में आया? ऐसे समझो। मान लो कि ये हमारा दिल्ली है। क्या है? दिल्ली है और ये क्या है? यू फॉर यूपी है। अब दोस्तों जो वस्तु है, उसका प्रोडक्शन होता है दिल्ली में। कहाँ पर होता है? दिल्ली में उसका प्रोडक्शन होता है मतलब कि बनाया जाता है। लेकिन दोस्तों उस वस्तु का यूज़ कहाँ पर हो रहा है? यूज़ हो रहा है यूपी में। कहाँ पर हो रहा है? यूपी में जाके यूज़ हो रहा है। तो दोस्तों टैक्स कहाँ लगेगा? यूपी के अंदर ही लगने वाला है। तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स बोलते हैं। क्लियर है? याद रखोगे? अच्छा, तो दोस्तों ये बात क्या है? बिल्कुल सही है क्योंकि जीएसटी क्या है? एक इनडायरेक्ट टैक्स है और ये टैक्स हर एक स्टेट में लगता है। क्लियर है? मतलब कि पहला तो हमारा सही है, तो ये हमारा आंसर नहीं बन सकता है। सेकंड ऑप्शन में क्या लिखा है? सेकंड ऑप्शन में लिखा है देयर आर मल्टीपल लेवीज ऑफ टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। कह रहा है कि माल और सेवाओं पर कई प्रकार के कर लगाए जाते हैं। तो दोस्तों ये बात भी क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है? अच्छा, अब दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड में क्या लिखा है? ऑप्शन नंबर थर्ड में लिखा है कि जीएसटी इज़ अ कॉमन लॉ एंड प्रोसीजर थ्रू आउट द कंट्री अंडर सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन। अब दोस्तों ये कह रहा है कि जो जीएसटी है वो क्या है? एकल प्रशासन के तहत पूरे देश में एक सामान्य कानून और प्रक्रिया है। मतलब कि पूरे देश के अंदर जीएसटी क्या है? कॉमन है। लेकिन दोस्तों क्या है कि जीएसटी के जो कानून व्यवस्था है वो हर दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है? आई होप आप बात को समझ रहे होंगे। ठीक है? अच्छा, अब दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसका आंसर तो आप लोग मुझे बता सकते हो। वीडियो को पॉज़ करोगे, पढ़ोगे और बताओगे। क्या लिखा है? इसमें लिखा है टाका इज़ द करेंसी ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़। कह रहा है कि जो टाका है वो किस कंट्री की करेंसी है? तो दोस्तों बांग्लादेश की। किसकी करेंसी है? बांग्लादेश की ये करेंसी है। मतलब कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये, ठीक है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन थोड़ा-सा। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन-सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ने और प्रतिस्पर्धा भावना उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि वो कौन-सा अवार्ड है जो दोस्तों प्रतिस्पर्धा भावना को उत्पन्न करने के लिए और प्रेरित करने के लिए दिया जाता है। कौन-सी कंपनियों को? सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को, ठीक है? तो याद रखना उस अवार्ड का नाम है नेशनल यहाँ पे लिख देता हूँ मैं नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड, ठीक है? याद रखोगे? अच्छा, अब दोस्तों चेक करो किस ऑप्शन में दे रखा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड में लिखा है नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब दोस्तों मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है एनसीडीएफआई नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है उस हेडक्वार्टर को किस प्लेस पर अमित शाह ने एस्टेब्लिश करवाया है? तो दोस्तों याद रखना आनंद कहाँ पर? ये जो लिखा है ना आनंद या फिर इसे बोलते हैं आनंद बोलते हैं, ऐसे ये लिखा है। ठीक है ना? इस स्थान पर इसे क्या किया गया है? ओपन किया गया है। ठीक है? एस्टेब्लिश किया गया है। मतलब कि ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगर दोस्तों आप लोग करंट अफेयर पढ़ते हो तो आपको इसका आंसर पता होगा। ठीक है? अच्छा, अब दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है?
तो दोस्तों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। थोड़ा ज़ूम कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा-सा दिखाई दे सके। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था? मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि इनमें से कौन-सा खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था? तो दोस्तों याद रखना वो संस्थापक थे खान अब्दुल गफ्फार खान। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं खान खान अब्दुल, अगर आप ऑप्शन में देखो तो लिखा होगा ऑलरेडी, ठीक है। खान अब्दुल गफ्फार गफ्फार खान, ठीक है। ये क्या थे? ये दोस्तों खुदाई खिदमतगार के संस्थापक थे। अब चेक करो किस ऑप्शन में नाम दे रखा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 में लिखा है खान अब्दुल गफ्फार खान लिखा है, ठीक है। और दोस्तों ये भी याद रखोगे कि इनको भारत का बादशाह खान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बादशाह खान। यहाँ पे लिख देता हूं मैं बादशाह खान भी दोस्तों इन्हें कहा जाता है, ठीक है। अगर दोस्तों एग्जाम में आ जाए कि भारत का बादशाह खान किसको कहा जाता है, तब दोस्तों आपका आंसर क्या बनेगा? खान अब्दुल गफ्फार खान बनेगा, ठीक है। याद रखोगे। और दोस्तों ये भी याद रखोगे कि 1930 और 1940 के दशक में ब्रिटिश राज के खिलाफ अपने अहिंसक खुदाई खिदमत खार आंदोलन का नेतृत्व किया था। कब किया था? 1930 और 1940 के दशक में ब्रिटिश राज के खिलाफ अपने अहिंसक खुदाई खिदमत खार आंदोलन का नेतृत्व भी किया था। अगर दोस्तों एग्जाम में आ जाए कि 1930 और 1940 के दशक में ब्रिटिश राज के खिलाफ खुदाई खिदमत खार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तब भी दोस्तों आपका आंसर क्या बनेगा? तब दोस्तों आपका आंसर बनेगा खान अब्दुल गफ्फार खान बनेगा, ठीक है। याद रखोगे। तो दोस्तों इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बन सकते थे वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्या लिखा है इसमें? एक सेकेंड, थोड़ा जूम करता हूं। हाँ, इसमें लिखा है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दी है? मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दी है। तो दोस्तों उस देश का नाम है इटली। क्या नाम है? इटली। याद रखोगे कि भारत और इटली के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दी है। किसने दी है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट आईएनएस काबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा है? मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि जो भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट आईएनएस काबरा कहां पर पहुंचा है? दोस्तों यहां पे लिखा है हाल ही में। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन पूछा गया है जीके का क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब कि जब ये एग्जाम हुआ होगा तो उससे पहले ये कहानी हुई होगी, तभी दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो दोस्तों उस टाइम पर आईएनएस काबरा कहां पहुंचा था? वो पहुंचा था कोलंबो श्रीलंका। कहां पहुंचा था? कोलंबो श्रीलंका। मतलब कि जीके का क्वेश्चन है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर एग्जाम। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है, क्योंकि दोस्तों ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहीं पर पहुंचा था। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्या लिखा है इसमें? एक सेकेंड। हाँ, इसमें लिखा है KLISOFC, मतलब कि कोची लक्षद्वीप आइसलैंड सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किसने किया था? तो दोस्तों याद रखना इसका उद्घाटन किया था नरेंद्र मोदी जी ने। मतलब कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया था। मतलब कि ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी जीके से पूछा गया है। क्लियर है? अच्छा, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह
कच्छ गुजरात में स्थित है। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि इनमें से वो कौन सा बंदरगाह है जो बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है। तो दोस्तों उस बंदरगाह का नाम है कांडला बंदरगाह। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, कांडला कांडला बंदरगाह। ठीक है, याद रखोगे। और दोस्तों इसका दूसरा नाम भी है दीनदयाल बंदरगाह। क्या नाम है? दीन दयाल बंदरगाह। ठीक है, मतलब कि ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, और दोस्तों कांडला बंदरगाह को ज्वारीय बंदरगाह भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? ज्वारीय बंदरगाह। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, एक सेकेंड, ज्वारीय बंदरगाह। ठीक है, अगर दोस्तों एग्जाम में आ जाए कि ज्वारीय बंदरगाह किसे कहते हैं तो कांडला बंदरगाह को ही बोलते हैं। ठीक है, और दोस्तों ये जो नाम है कांडला बंदरगाह, इसको परिवर्तित करके क्या नाम रख दिया गया बाद में? दीनदयाल बंदरगाह रख दिया गया। ठीक है, याद रखोगे, मतलब कि दोनों नाम क्या है? सेम ही है। कांडला बंदरगाह को बदल करके दीनदयाल बंदरगाह नाम रख दिया गया था। अब दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 20। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? तो दोस्तों इस प्रयास को बोलते हैं फिशिंग। क्या बोलते हैं? फिशिंग बोलते हैं। ठीक है, याद रखोगे। तो दोस्तों ये जो फिशिंग शब्द है पहली बार आया कब? तो दोस्तों ये आया था 1995 में। कब आया था? 1995 में दोस्तों इस वर्ड का यूज किया गया था। और दोस्तों फिशिंग के अंदर क्या क्या आता है? ईमेल फिशिंग आता है, स्पीयर फिशिंग आता है, क्लोन फिशिंग आता है, वॉइस फिशिंग आता है, एसएमएस फिशिंग आता है, कैलेंडर फिशिंग आता है, पेज हाईजैकिंग आता है। ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। किसके अंदर? फिशिंग के अंदर आती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, आई होप आप लोगों को 1 से लेकर के 20 क्वेश्चन तक समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आपको समझ में आया है तो दोस्तों आप लोग क्या करोगे? आप लोग दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे और वीडियो को लाइक करोगे। ठीक है, टाटा बाय बाय, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में।